भारत में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। बड़ी संख्या में विदेशी अवैध रूप से पहचान छिपाकर देश में रह रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में भी ये लिप्त हैं। बेंगलुरु से पुलिस ने एक पाकिस्तानी परिवार को गिरफ्तार किया है, जो कि 10 साल से शर्मा परिवार बनकर रह रहा था। राशिद अली सिद्दीकी, उनकी पत्नी आयशा, सास ससुर हनीफ मोहम्मद और रुबीना को बेंगलुरु आउटर से पकड़ा गया है। आरोपियों ने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली थी और फर्जी पहचान के जरिए भारतीय पासपोर्ट भी बना लिया था। पहले देखिए पूरी रिपोर्ट। राशिद सिद्दीकी बन गया शंकर शर्मा, आयशा बन गई आशा शर्मा। आयशा के पिता ने अपना नाम राम बाबू शर्मा रख लिया और मां रुबीना बन गई रानी शर्मा। आउटर बेंगलुरु के राजपुरा गांव से पकड़े गए पाकिस्तानी परिवार का सच आपको हैरान कर देगा। ये परिवार 1-2 साल से नहीं बल्कि 10 साल से पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। शंकर शर्मा बनकर रह रहा राशिद अली पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी आयशा उर्फ आशा शर्मा लाहौर की रहने वाली है। आयशा के माता पिता हनीफ सिद्दीकी और रुबीना भी लाहौर के निवासी हैं। चारों पाकिस्तानी नागरिकों ने फर्जी पहचान के जरिए भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। आस पड़ोस में आरोपी खुद को दिल्ली निवासी और हिंदू ब्राह्मण बताते थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में भी राशिद ने दावा किया कि वो नई दिल्ली का रहने वाला है और 6 साल से यहाँ रह रहा है। चारों आरोपियों के पास हिंदू नाम से पासपोर्ट मिले हैं, लेकिन वो फर्जी थे। पुलिस को घर की दीवार पर मेहंदी फाउंडेशन इंटरनेशनल जश्न यूनुस लिखा मिला है। घर से एक मुस्लिम धार्मिक नेता की तस्वीर भी मिली है। आरोपियों के फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट जब्त कर लिए गए हैं। 2011 में राशिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयशा से मिला। आयशा का परिवार बांग्लादेश में रह रहा था। आरोपी राशिद का दावा है कि पाकिस्तान के इस्लामिक नेताओं की प्रताड़ना से तंग आकर वो पत्नी के साथ रहने बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश से सभी दिल्ली आए और वहां रहने लगे। आरोपी पाकिस्तानी परिवार को मेहंदी फाउंडेशन से खर्च के लिए पैसा मिलता है। वो फाउंडेशन का प्रचार प्रसार करते थे। मेहंदी फाउंडेशन, जिसे मसीहा फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान में 1970 के दशक में हुई थी। पहले इसे रियाज गौहर शाही इंटरनेशनल कहा जाता था। 2002 में इसे औपचारिक रूप से MFI का नाम दिया गया। ये संगठन अंतरधार्मिक शांति, सद्भाव, धर्म से परे मानवता और सूफी परंपराओं का प्रचार करता है। MFI का दावा है कि उसकी मौजूदगी कई एशियाई देशों, यूरोप, अमेरिका में है, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलाना MFI के खिलाफ हैं और उसके सदस्यों को प्रताड़ित करते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल ये संगठन प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से कई MFI के सदस्य बांग्लादेश और भारत चले गए हैं। 2007 में 63 पाकिस्तानी MFI सदस्यों ने भारत के लिए पर्यटक वीज़ा लिया और नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्हें भारत में अवैध रूप से रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने उन्हें शरणार्थी का दर्जा दे दिया और बाद में कनाडा, अमेरिका और यूरोप के देशों में भेज दिया गया। मेहंदी फाउंडेशन ने बेंगलुरु में अपने सदस्यों की गिरफ्तारी पर कहा है कि वो कानून का उल्लंघन का समर्थन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति से हताश हैं। फाउंडेशन ने कहा कि वो भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि उन्हें मार दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि राशिद भारत में घुसपैठ और शरण लेने में कैसे कामयाब हो गया। आरोपी के मुताबिक 2014 में एजेंट्स को पैसा देकर वो बांग्लादेश से भारत आया और दिल्ली में उसकी मुलाकात मेहंदी फाउंडेशन की भारतीय शाखा से जुड़े परवेज से हुई। परवेज ने दिल्ली में राशिद को घर दिलवाया और उसी घर के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड बनवा दिया। सभी दस्तावेजों में आरोपियों ने हिंदू नाम लिखवाए। 2018 में राशिद मेहंदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत करने नेपाल गया।
जहां उसकी मुलाकात बेंगलुरु निवासी वसीम और अल्ताफ से हुई। अल्ताफ की मदद से राशिद परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। 10 साल से राशिद और उसका परिवार हिंदू बनकर पहले दिल्ली और फिर बेंगलुरु में रहता रहा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चला। आइए आपको बताते हैं कि इस परिवार को आखिर पकड़ा कैसे गया। दरअसल राशिद कराची के लियाकताबाद में अपने रिश्तेदारों को फोन करता था और उन्हें भी बांग्लादेश के रास्ते भारत में बसाने की कोशिश कर रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर चेन्नई एयरपोर्ट से 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ढाका से चेन्नई पहुंचे थे और खुद को भारतीय बता रहे थे। जब दोनों के पासपोर्ट चेक किए गए तो फर्जी निकले। दोनों ने बताया कि बेंगलुरु में उनके रिश्तेदार हिंदू बनकर रह रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से अवैध घुसपैठ बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों सीमाओं पर चौकसी कमजोर है, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में भारत में घुसते हैं और अलग अलग राज्यों में पहचान छिपाकर रहने लगते हैं। भारत में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, इसका सही डाटा सरकार के पास नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार घुसपैठियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि राशिद जैसे हजारों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इसी तरह भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। ये लोग देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं। साथ ही ये लोग हमारे संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी पहचान और दस्तावेजों के जरिए ये लोग सुरक्षा एजेंसियों को भी चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। आरोप है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने डेमोग्राफी चेंज कर दी है। वहाँ कई गांव दामाद गांव के रूप में चर्चित हैं। धर्म की राजनीति की वजह से इन घुसपैठियों को भारत में शरण लेने में आसानी होती है। घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक एक घुसपैठिए को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं। भारत में पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा सियासी मुद्दा है। पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है और घुसपैठियों को देश से निकालने की बात करती रही है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बीजेपी का एजेंडा रहा है, लेकिन सियासी विरोध की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। आरोप है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनावी रैलियां की और घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। अमित शाह ने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठ को नहीं रोका गया तो अगले 25-30 सालों में आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाह का आरोप है कि वोट बैंक की वजह से हेमंत सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है
या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं। बंगाल, असम, झारखंड से लेकर दिल्ली तक कई राज्यों में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि संथाल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है। बीते कुछ सालों में यहां आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पिछले एक दशक में आदिवासी 44 से घटकर 28% रह गए हैं। झारखंड में घुसपैठ के साथ धर्मांतरण और पलायन भी तेजी से हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के आंकड़ों को झारखंड सरकार खारिज कर चुकी है और दावा कर रही है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि साहिबगंज और पाकुड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नए मदरसे खुले हैं। हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष का आरोप है कि साहिबगंज में कई गांव जमाई गांव बन गए हैं। मुस्लिम लड़के स्थानीय जनजाति लड़कियों से निकाह करते हैं ताकि उनकी जमीन पर कब्जा कर सकें। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के पाकुड़ जिले में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी है, जबकि संथाल जनजाति की आबादी सिर्फ 20% की दर से बढ़ी है। साहिबगंज में भी मुस्लिम आबादी 37% बढ़ी है और संथाल आबादी सिर्फ 11% बढ़ी है। रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। और जो लोगों की सहानुभूति रोहिंग्या के प्रति है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों के द्वारा म्यांमार में किस निर्ममता के साथ निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, बौद्धों की हत्याएं की गई। आतंकियों से संबंधों के तार इन तक जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है उस सब के बावजूद भी अगर कोई रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में स्थान दिलाने की वकालत कर रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं। पाकुड़ और साहिबगंज बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब हैं। आरोप है कि यहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बस गए हैं। ये लोग आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और उनकी जमीनें हथिया लेते हैं। ग्राम पंचायतों से मिली भगत करके ये लोग स्थानीय पहचान पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट भी बनवा लेते हैं। झारखंड के अलावा बंगाल और असम में सबसे ज्यादा घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार के पास विदेशी घुसपैठियों का सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन साल 2004 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख विदेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा असम में 50 लाख और पश्चिम बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी बंगाल में रहते हैं। साल 2016 में सरकार ने संसद में अनुमानित डाटा पेश किया था और कहा था कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में लगातार अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई भी हो रही है। असम से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कहती रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं, काम कर रही हैं। आधार कार्ड अपनी होवे न तो वो बोलती है बांग्लादेश की बंगला में। 2019 में सरकार ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए। इसके मुताबिक साल 2017 में 25,942, 2018 में 49,645 और 2019 में 35,055 बांग्लादेशी नागरिक वैध रूप से भारत आए, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच 14,346 विदेशी नागरिकों को देश से बाहर भेजा गया है।
लेकिन मुश्किल ये है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। बीएसएफ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ती है और वापस भी भेजती है। 2019 से 22 के बीच बीएसएफ ने 14,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका। इस दौरान करीब 5,000 बांग्लादेशियों को पकड़ा भी गया और वापस भेजा गया। इस खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि जाति धर्म के आधार पर घुसपैठियों को असम, बांग्लादेश और झारखंड में शरण भी मिलती है। लोग घुसपैठियों की जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। जो घुसपैठिए पहले से रह रहे हैं वो अपने करीबियों को भी लाने की कोशिश करते हैं। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे और घुसपैठियों की जानकारी पुलिस को नहीं देंगे, ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना मुश्किल है।